मोदी जी कुछ भी हैं, लेकिन उस बंदे ने अपने मुल्क को वो आसमान पे ले गया, वो ऐसे ही है। चांद पे ले गया। वो हम यहाँ चांद सिर्फ दूरबीनों से देख रहे हैं, वो वहाँ पहुँच भी गए। आप मुझे ये बताएं, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि मोदी साहब खिलाफ है, तो अगर मोदी साहब खिलाफ होते तो अंकल जी वो पाकिस्तान आते? देखिए वो अपने पॉलिटिकल दोर मतलब नुकसान में डाल के बगैर इजाज़त के बगैर पासपोर्ट के गुजर रहे थे। वो कहने लगे मैं गुजर रहा था, अफगानिस्तान गया था तो नवाज शरीफ ने मुझे दावत दी, मैं उतर के हेलीकॉप्टर में बैठा वहाँ आ गया और खाना खा के गए। एक तरफ से वो अपना सियासी कैरियर दाव पे लगा के आए थे एक ऐसी कंट्री के अंदर। जी हाँ। मतलब कि वहाँ पे भी इस तरह के दुश्मन मुल्क है ना, तो वो दाव पे लगा के फिर भी आए। फिर भी देखो ना कितना बड़ा रिस्क लिया उन्होंने। वो कहते हैं कि ये हमारे दुश्मन है। कैसे दुश्मन है यार? प्राइम मिनिस्टर 1.5 अरब आबादी का प्राइम मिनिस्टर है जी। यूएनओ में जाता तो सारे दुनिया खड़ी हो जाती है। कोई मुल्क है 4 लाख की आबादी है, कोई 2 लाख की आबादी है, कोई 1 लाख की आबादी है जी। वो 1.5 अरब की आबादी का वज़ीर आज़म, मैं सलूट करता हूँ उस बंदे को। इंडिया पाकिस्तान की फेरेबाजी में, कारोबार में लोगों ने जायदादें बना ली। वो दौर आज तक हमें नहीं भूलता यार। 5-5 हज़ार डॉलर हमने एक फेरे पे कमाए, 1 महीना रहे, वहाँ से वापस आ गए हैं। हिंदुस्तान के साथ ट्रेड करके 5-5 हज़ार डॉलर खुद कर रहे थे, हम खुद फेरेबाजी करते थे, खुद माल लाते थे, खुद बेचते थे। 5,000 डॉलर हम महीने वो फेरे पे कमाते थे। वहाँ रहते थे 1 महीना होटलों में बेहतरीन आयाशी फुल है जी। और फिर घूमते थे फिरते थे, रिश्तेदारों से कुछ तोहफे देते थे, तोहफ़ देते थे। हमारे जो रिश्तेदार हैं इंडिया में वो समझते थे ये बड़े को यार ये तो शेखों की तरह, जैसे शेखों की तरह इज़्ज़त करता है ना बंदा कि वो शेख आ गया बड़े मालदार है, उनके पाकिस्तानी आए हैं जी। वो हमारी बड़ी इज़्ज़त करते थे। वो वहाँ से लोग आते थे, हम लोग वो बेचारे हम वो यहाँ वहाँ से यहाँ आते थे तो हम उनकी भी इज़्ज़त करते थे। 20 साल पुरानी बात। ठीक है, अब 20 साल पुराने आप वहाँ पे देखें, आपने विजिट किया, वहाँ पे कैसी डेवलपमेंट थी और अब कैसी डेवलपमेंट? तो सुना मेट्रो जी मेरी बात बनी है, मेट्रो वहाँ बनी है। मुझे रिश्तेदार बता रहे हैं, कह रहे यार हमारे नीचे से मेट्रो गुजर गई और हमें पता ही नहीं कि सुरंग भी बन गई। पता ही नहीं चला मिट्टी के हम गई कहाँ, वो कैसे गई। वो किसी का घर नहीं तोड़ा, किसी को मार्केट नहीं तोड़ी, कुछ नहीं तोड़ा। उन्होंने चुप करके नीचे से सुरंग निकाली है। मेरा आपसे वो सवाल नहीं है, इतना मुश्किल सवाल नहीं है कि हम अपने मुल्क के अंदर जो हमारे यहाँ पर जैसे बलूचिस्तान तुर्बत से काफ़िला चला था, डॉक्टर मारंग लेके आई थी पैदल ही, वो तो जी मिसिंग पर्सन वाला, वो बैठे थे इस्लामाबाद तक 2 माह तक बैठे रहे, लेकिन उनके कोई भी ऐसा शख्स नहीं आया सियासतदान की तरफ से या कोई उठ के, या मैंने नहीं देखा कि पंजाब से कोई जाके उनका साथ दिया हो या उनसे कोई वो किया कि आप हमारे भाई हैं, आप ये हमारी बहनें हैं। ये चीज़ करनी चाहिए थी। हाँ, और नफरत पाकिस्तानी है हमारे भाई, पाकिस्तानी भाई। इस तरह का लॉस जो है 1971 में हम अपना एक अलग जो बांग्लादेश की सूरत में जो है वो नुकसान कर दिया। इस पे क्या कहेंगे कि ये क्यों ऐसा हुआ कि वो बलोच क्यों नाराज़ हैं? आप देखें रिसेंटली ये गवादर पे अटैक हुआ है और ये चाइनीज़ प्रोफेसर पे भी अटैक हुआ है, तो आप इसका हल किस तरह देखते हैं, ये बता दीजिएगा। तो सर बात ये है कि देखें, मैं 1 महीना अपनी वाइफ के साथ ना जमात में गया था। अच्छा। 1 महीना मैं ग्वादर में रहा। अच्छा। सारा ग्वादर एक पूरा 25 दिन हम रहे। 3 दिन आने में, 3 दिन जाने में कराची, 6 दिन वहाँ कराची में रहे, बकाया 25 दिन हम वहाँ ग्वादर में रहे। लेकिन हमें किसी ने ये नहीं कहा कि तुम क्यों आए हो, वापस जाओ, भागो यहाँ से, दौड़ो यहाँ से। उन्होंने हम बड़ी इज़्ज़त की, खाना ये वो हर चीज़ का ख्याल रखा। लेकिन पता नहीं वो क्यों नाराज़ हैं, किस वजह से नाराज़ हैं। उनका हकूक़ देखो ना, सबसे बड़ी बुख्ती साहब को, बुख्ती साहब को देखो मारा। जो जब मुशर्रफ ने ये किया था, बुख्ती साहब को मारा, अकबर बुख्ती को, जब एक सरदार था जिनका पूरा होल्ड था बलूचिस्तान के अंदर, जब उनको कत्ल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है कि वो एंटी पाकिस्तान के खिलाफ, हालांकि वो गवर्नर भी रहे, बलूचिस्तान के गवर्नर रहे, वजीर आला रहे, बलूचिस्तान रहे। वो कैसे हो सकता है कि वो एंटी पाकिस्तान, वो गद्दार कैसे हो सकता है? जब गद्दार बना के, तो वहाँ के जो बलोच, मैं भी बेसिकली बलोच हूँ, जो बलोच के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि आप हमारे सरदार को या पॉलिटिशियन को जब ख़त्म कर देते हैं तो फिर नफ़रत आ जाती है। तो नफ़रत से सवाल ये है कि एक तरफ आप कश्मीर की बात करते हैं कि यार हमने कश्मीर को आज़ाद कराया, राइट्स देने, एक तरफ आप अपनी बलूचिस्तान जो बड़ा सूबा है उसको राइट्स नहीं दे रहे। देखो ना, बात यह है कि देखो इन्होंने बुख्ती साहब की बात आ गई, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। आज़ादी के हीरो हैं वो, पाकिस्तान बनने में उनका बड़ा रोल है, बुख्तियों का, हूरों का, बलोचियों का बड़ा हाथ है पाकिस्तान बनाने में। अब जब आप उनको उनका हक़ नहीं देंगे, मेरे घर में एक गैस निकली है और मुझे नहीं दी जा रही है, और यहाँ से जनाब वो भाटी पहुँचा दी है, मैं समनाबाद में बैठा हूँ। ये समनाबाद का चौक गोल चक्कर 1 नंबर है, हम वहाँ बैठे हैं। अब यहाँ मेरे पास गैस निकली है तो सबसे पहले मेरा चूल्हा जलना चाहिए, ना कि भाटी का।
भाटी यहाँ से 5-6 किलोमीटर है। बिल्कुल सर, यही सवाल है वहाँ के लोगों का। यही बलोच यही कहता है कि रिसोर्सेज जो हैं पूरा मुल्क इस्तेमाल करता है, लेकिन फैसिलिटीज़ वहाँ पर कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे कम है। सी पैक का जो मंसूबा बना था उसमें जब रोड्स बना रहे थे एक मज़दूर तक जो है चाइनीज़ अपने साथ लेके आए थे, तो क्या उन लोगों को बेनिफिट मिला है या उनकी ज़िंदगियों पे क्या तब्दीली है? तुमन से एक रोड निकलता है तुर्बत तक, वो इतना खस्ता हाल है, यकीन करें कि अगर मरीज़ को वहाँ से लेके आए ना तुर्बत तक, वो रास्ते में ही दम तोड़ देते। हाँ जी। अब जी बड़ा बुरा ऐसी हाल। हालात, ऐसी वो चीज़ें थी, बैठ के लोगों को जो है ये करना चाहिए था और वो नहीं कर रहे। और देखो फिर ये जो मिस पर्सन है ना, ये सब इनकलाबी हैं। जब किसी कौम का हक मारा जाता है ना, तो फिर इनकलाब आता है, उसको कहते हैं क्रांति। क्योंकि आप देखें ना अंकल जी, अगर आप देखें बांग्लादेश की बात करें तो ढाका के अंदर ही मुस्लिम लीग बनती है, ठीक है, वहाँ पे मतलब तहरीक स्टार्ट होती है पाकिस्तान की, और उन लोगों ने ज़्यादा मेहनत की थी और हमने उनकी सीटें ज़्यादा थी, मुजीबुर रहमान जीत गया था, समझे ना, लेकिन उनके साथ ज्यादती हुई। अगर वो गद्दार होते तो आज वो तरक्की करते। तरक्की वो हमसे आगे निकल गए, टका उनका हमसे आगे निकल गए। यार मैं वापसी आ रहा था 89 में, तो बैंकॉक में 11 दिन रहा, तो वहाँ उनका जो बात था 75 पैसे का था, हमारे 75 पैसे का एक बात था, उनकी करेंसी डाउन थी। अच्छा, अब बात 6-7 रुपए का चला गया, एक बात 6-7 रुपए का है, हो सकता है 8 रुपए का भी हो गया हो, समझे ना। इतनी डाउन हमारी करेंसी चली गई है कि हम बयान ही नहीं कर सकते। अफ़गानिस्तान ऊपर चला गया भाई, अफ़गानिस्तान ने 40 साल जंग लड़ी है, 40 साल जंग लड़ी है अफ़गानिस्तान ने, वो ऊपर चला गया, उसका जो रुपया है वो ऊपर चला गया, हमारा नीचे पे नीचे जाते ही जा रहा, कोई संभालने वाला नहीं है, कोई यहाँ कानून ही नहीं है, पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, लोग खुदकशी कर करके मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। यही जो कानून नहीं था, ला कानूनियत की वजह से जो है ये बलूचिस्तान का जो मसला हुआ है, मतलब कि अब दहशत गर्दी इतनी फैल चुकी है कि अब खौफ लगता है कि हर जगह पे चेकिंग हो रही होती है, कोई नहीं जा। आपने कहा है कि आप गए हैं गवादर के अंदर, किसी ने आपको रोका, हालांकि ये पंजाब के अंदर ये कहा जाता है कि बलोच जो है नहीं आने देते पंजाब के। हम तो रह के आए, हम तो 25 दिन रह के आए, उन्होंने खूब खाने खिलाए हमें, पीसी होटल में हमें पार्टी की हमारी गवादर। बिल्कुल, हम तो समझते हैं बलोच जो है मेहमान नवाज होते हैं जी। आप इस चीज़ को किस तरह देखते हैं कि इस तरह का है माहौल, या ये कौन ऐसी अवेयरनेस फैलाता है कि बलोच जो हैं एंटी रियासत हैं और ये फंडेड है, और जब वो अपने हकूक़ की बात करते हैं तो कहा जाता है कि भारत फंड कर रहा है और भारत जो है इनको उकसा रहा है। और देखें, तंग आमद फिर जंग आमद, जब आप किसी का हक नहीं देंगे, उसको मज़दूर की मजदूरी नहीं देंगे, उसके घर में से सामान निकला है, सोना निकला है, अगर पहाड़ों में से बलूचिस्तान के अंदर हर चीज़ है, सोना भी है, चांदी भी है, पीतल भी है, तांबा भी है, गैस भी है, अल्लाह ताला ने बोला है सब कुछ, सोना हर चीज़ है, तो बलूचिस्तान को क्यों नहीं हिस्सा दिया जाता? क्यों? आप क्या समझते हैं, एक जो नारा हमें ये लगाना चाहते हैं कि हमारी शारक जो बलूचिस्तान है हमने कश्मीर को बना लिया, कश्मीर को बना लिया। कश्मीर जाऊँ ना मैं, वहाँ मैं गया हूँ कश्मीर, मीरपुर आज़ाद कश्मीर, वहाँ मेरे दोस्त हैं, वो कहने लगे यार वो फट्टा लगाता था उसको भगा दिया। मैं क्यों भगा दिया? कहने लगे तेरे को डोमिसाइल नहीं गा, तू पाकिस्तानी नासत हो, उसको भगा दिया। कहने लगे चला जा पाकिस्तान, यहाँ काम नहीं कर सकता है, वहाँ आप शादी नहीं करा सकते, जो लड़की शादी कराएगी उसकी नेशनलिटी ख़त्म आज़ाद कश्मीर से, वहाँ आप मकान नहीं बना सकते, वहाँ डोमिसाइल नहीं बनवा सकते, वहाँ कारोबार नहीं कर सकते, समझे ना। और यहाँ पाकिस्तान आके जनाब यहाँ मकान ख़रीदो, कारोबार करो, नौकरियाँ करो, MNA का इलेक्शन लड़ो, MP का इलेक्शन लड़ो, जो मर्ज़ी करो, खाओ पियो मौज में, ना, ये पूछने वाले कोई नहीं है। पाकिस्तान तो लूट का माल है, जो आया आप लो जी, लूट को ले जाओ। जो हकदार हैं, जो असल पाकिस्तानी हैं, जिन्होंने कुर्बानी की बलोचियों ने, हैं जी, उनको दिया नहीं जा रहा। आज़ाद कश्मीर से जो आता है साढ़ा पे आया यार आजा। और वो जो लाहौर के अंदर जो 10 नंबर ही है ना कब्ज़ा ग्रुप, सारे कश्मीरी हैं, फलाना बट फलाना बट फलाना बट फलाना बट फलाना बट फलाना बट, सब 10 नंबरी सारे कश्मीरी हैं, सारे टोटल। कोई इक्का दुक्का होगा, कोई पंजाबी होगा, वरना सब कश्मीरी हैं, सब कब्ज़ा ग्रुप। आपने कभी सुना है पंजाब के अंदर कोई बलोच आया हो, यहाँ पर किसी किस्म का कोई इंतशार किया हो, या किसी शख्स के साथ लड़ा हो, या इस तरह की जिस तरह आप बता रहे हैं कोई गुंडागर्दी की हो, या किसी का माल हड़प किया? तो आप क्या समझते हैं कि ऐसी कौम के साथ इस तरह का जो फ़र्क करना, तो क्या आपको लगता है कि ये क्यों नहीं जाते वहाँ पे, क्यों नहीं उनके साथ बैठ के ये टबर टेक? हालांकि डॉक्टर मारंग यहाँ पे आई थी,
لیکن اس کے باوجود وہ مایوس ہو کے چلی گئی یہاں سے. حالے سب نوکر ہیں. وزیر اعظم ہوا, کوئی بھی وزیر ہوا, یہ سب نوکر ہیں, غلام ہیں. اوپر سے آرڈر آتے ہیں, یہ کرنا ہے اوکے سر, یہ کرنا ہے اوکے سر. تبھی تو ان کی وزارتیں قائم رہتی ہیں, ورنہ ابھی ریسنٹلی یہ ججز کا جو معاملہ چل رہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں جو ہے ایجنسیاں تھریٹس کرتی ہیں, ہمارے کمروں کے اندر جو ہے وہ کیمرے لگا دیے جاتے ہیں. پورے میڈیا, مین اسٹریم میڈیا پہ چل رہے ہیں یہ فوٹیج, ساری ہر چیز جو ہے سامنے کر کے رکھ دی ہے. اس کے باوجود وہ جوڈیشل سے اپنا حق مانگ رہے ہیں کہ ہمیں جو سیکیور کیا جائے, کیونکہ ہمیں تھریٹس کیا جاتا ہے, ہم فیصلے نہیں کر پا رہے, ہمیں اپنی مرضی کے جو ہے فیصلے ہم پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کا یہ ماحول چل رہا ہے؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ ڈیموکریسی, حکومت بھی آ گئی ہے, پہلے چلو نگران حکومت تھی, ٹھیک ہے وہ ان کے کنٹرول میں تھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا ملک کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب ان حالات کو کون ٹھیک کرے گا, کس طرح ٹھیک ہوں گے؟ دیکھو پاکستان کی جو سیاست اور جو جتنی بھی کچھ ہے نا, جو جتنا بھی نظام ہے, یہ سیاستدانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے, وزیر اعظم کے ہاتھ میں نہیں ہے. انڈیا میں چیف آف آرمی اسٹاف اندرا گاندھی کے پاس آیا کہ میڈم آپ ہار گئی ہیں, آپ کو ہرایا گیا ہے, لہذا میں مارشل لا لگا دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو وزیر اعظم لے آؤں گا. اس نے جا کے وزیر اعظم کو بتا دیا. کیا بات؟ وہ کیا نام تھا جو یہاں بھی آیا تھا, واجپئی صاحب. واجپئی صاحب کو بتایا. انہوں نے کہا جناب یہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہے. اس کو پکڑ کے اس کا کورٹ مارشل کر دیا کہ تو مارشل کی بات کر رہا ہے. سر پھر اس حالانکہ وہ ہاری بھی تھی, وہ بنتا کہ وہ کہتی ٹھیک ہے لا سارے سب کی گردنیں اتار دو اور بس میں وزیر اعظم بن جاؤں گی. حالانکہ وہ اتنی ٹاپ کی وزیر اعظم تھی, 3-4 مرتبہ وزیر اعظم رہی ہے. پھر سر کہیں نہ کہیں ان حالات میں لیڈرشپ کا فقدان ہے. جس طرح اگر انڈیا کے اندر, بھارت کے اندر مودی صاحب ہیں, واجپئی تھے, اور سارے جب سے مطلب کہ وہ ملک آزاد ہوا ہے برٹش سے, تو وہاں پہ ڈیموکریسی جو ہے اس کا ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے. ہمارے اندر تو 4 مارشل لا لگ گئے, ایک آتا ہے دوسرا ڈکٹیٹرشپ اس پہ بیٹھ جاتا ہے, وہ کہتا ہے اس کو ہٹا دو, اس کو بٹھا دو. یہ اگر ہم دیکھتے ہیں, پھر ایک پرائم منسٹر آتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہم نے ٹریڈ نہیں کرنی, دوسرا آتا ہے کہ ریکویسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے ہمارے ساتھ آئیں ٹریڈ کریں, پر ہمارا ملک جو ہے مشکل میں پھنسا ہوا ہے. پھر وہاں سے بھی رپلائی یہی آ جاتا ہے کہ ہم نے ٹریڈ نہیں کرنی. ڈاکٹر جے شنکر کا بھی بیان آیا تھا, سنگاپور میں وہ انٹرویو دے رہے تھے. دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ نفرتوں کو زیادہ پھیلایا جا رہا ہے, محبتوں کو کم کیا جا رہا ہے. جنرل ضیاء صاحب آئے, اللہ جنت نصیب کرے, بڑے اچھے بہترین مائنڈ کے بندے تھے, سوشل مائنڈ کے بندے تھے. وہ انڈیا گئے, دلی ایمبیسی, پاکستانی ایمبیسی, انہوں نے کہا 500 ویزا روزانہ تم نے ایشو کرنا ہے. آپ یقین کریں لاہور ریلوے اسٹیشن پہ اتنا کاروبار تھا, اتنا کاروبار, لوگوں نے جائیدادیں بنا لی انڈیا پاکستان کی پھیرے بازی میں, کاروبار میں لوگوں نے جائیدادیں بنا لی. وہ دور آج تک ہمیں نہیں بھولتا یار. $5,000 ہم نے ایک پھیرے پہ کمائے, 1 مہینہ رہے, وہاں سے واپس آ گئے. ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ کر کے $5,000 خود کر رہے تھے, ہم خود پھیرے بازی کرتے تھے, خود مال لاتے تھے, خود بیچتے تھے. $5,000 ہم مہینے وہ پھیرے پہ کماتے تھے. وہاں رہتے تھے 1 مہینہ ہوٹلوں میں, بہترین عیاشی فل ہے جی. اور پھر گھومتے تھے, پھرتے تھے, رشتہ داروں سے کچھ تحفے دیتے تھے, تحائف دیتے تھے. ہمارے جو رشتہ دار ہیں انڈیا میں, وہ سمجھتے تھے یہ بڑے کو یار, یہ تو شیخوں کی طرح, جیسے شیخوں کی طرح عزت کرتا ہے نا بندہ کہ وہ شیخ آ گیا, بڑے مالدار ہے. انہوں نے کہا پاکستانی آئے ہیں جی, وہ ہماری بڑی عزت کرتے تھے. وہ وہاں سے لوگ آتے تھے, ہم لوگ وہ بیچارے, ہم وہ یہاں وہاں سے یہاں آتے تھے تو ہم ان کی بھی عزت کرتے تھے. ہاں جی, وہ 2-2 3-3 مہینے رکھتے تھے, ویزا بڑھواتے رہتے تھے, بڑھتے چلتی رہو. لیکن اس دور میں اتنا کچھ نہیں تھا, اتنی نفرتیں نہیں تھیں انڈیا پاکستان کی. اور یہ انڈیا پاکستان کی نفرتوں کو ختم کرنا پڑے گا. بالکل کریں گے تو مسئلہ حل ہوگا, ورنہ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. میں نے پہلے بھی انٹرویو میں کہا تھا. آپ دیکھیں انکل جی, اگر ہم ہندوؤں کی یہاں پہ بات کریں یا سکھوں کی بات کریں, تو کیا ہم نے ان کو رائٹس دیے, کیا ہم نے ان کو کیا؟ آپ دیکھیں, کوئی آپ بتا دیں یہاں پہ ہم نے ان کے پراپر طور پہ مذہبی جو پلیسز ہیں ہم نے ان کو ڈیمولش کیا. کہ آپ کو نہیں لگتا جیسے آپ ہندوستان جاتے تھے, آپ نے خود بتایا کہ وہاں پہ ہندو مسلم اکٹھے رہ رہے ہیں, تو پھر انکل جی یہاں پہ کیا ایشو ہے؟ پھر یار نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں نا, پھیلائی جا رہی ہیں. شیعہ کافر کہہ رہا ہے, وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے, وہ شیعہ سنی کو کافر کہہ رہا ہے, اس کو کافر کہہ رہا ہے. ہاں جی, وہ اوپر سے پیسے آ رہے ہیں, اس کو بھی دے رہے ہیں, اس کو لڑو آپس میں, مرو. ہمیں پیسے چاہیے, ہم ایک دوسرے کے بھائی کو بھائی مار رہا ہے, پیسے دے رہا, ہم لڑائی شروع کر دیتے ہیں. ہمیں دماغ سے سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کون لڑوا رہا ہے. ایسے ہی ہے, ہمیں پاکستان کو نقصان کون پہنچا رہا ہے. ہمیں سوچنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہمیں دانہ ڈال کے خود لڑوا رہے ہیں. سمجھے نا. انڈیا میں ایسا نہیں ہے, انڈیا میں ایسا نہیں. دیکھو
मोदी जी कुछ भी हैं, लेकिन उस बंदे ने अपने मुल्क को वो आसमान पे ले गया, वो ऐसे ही है। चांद पे ले गया वो। हम यहाँ चांद सिर्फ दूरबीनों से देख रहे हैं, वो वहाँ पहुँच भी गए हैं। आप मुझे ये बताएं, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि मोदी साहब खिलाफ है, तो अगर मोदी साहब खिलाफ होते तो अंकल जी वो पाकिस्तान आते? देखिए वो अपने पॉलिटिकल दौर मतलब नुकसान में डाल के बगैर इजाज़त के बगैर पासपोर्ट के गुजर रहे थे। वो कहने लगे मैं गुजर रहा था, अफगानिस्तान गया था, तो नवाज शरीफ ने मुझे दावत दी, मैं उतर गया, उतर के हेलीकॉप्टर में बैठा वहाँ आ गया एक तरफ से और खाना खा के गए। एक तरफ से वो अपना सियासी कैरियर दाव पे लगा के आए थे एक दाव। ऐसी कंट्री के अंदर, जी हाँ, जी हाँ। मतलब कि वहाँ पे दुश्मन भी इस मुल्क। तरह के दुश्मन मुल्क समझते दुश्मन हैं मुल्क है ना। तो वो दाव पे लगा के फिर भी आए। फिर भी देखो ना कितना बड़ा रिस्क लिया उन्होंने। वो कहते हैं कि ये हमारे दुश्मन है। कैसे दुश्मन है यार? प्राइम मिनिस्टर 1.5 अरब आबादी का प्राइम मिनिस्टर है जी। यूएनओ में जाता है तो सारे दुनिया खड़ी हो जाती है। कोई मुल्क है 4 लाख की आबादी है, कोई 2 लाख की आबादी है, कोई 1 लाख की आबादी है जी। वो 1.5 अरब की आबादी का वज़ीर आज़म, मैं सलूट करता हूँ उस बंदे को यार। अपने मुल्क को यूँ ले गया, करेंसी ने यूँ करके डिमोलिश किया, ख़त्म, करेंसी चेंज कर, ऑनलाइन सिस्टम कर दिया, सारी सब कुछ चेंज कर दो, हर निज़ाम चीज़ डिजिटलाइज है। वो सारा निज़ाम वो इंडियन चांद पे ले मेरे गया। दोस्त हैं, वो जब भी उनसे बात होती है वो कहते हैं कभी हमने कैश रखा ही नहीं। हाँ। वो सारा डिजिटल निज़ाम है, देखो ना। जहाँ चले जाएं वो डिजिटल करेंसी। लेकिन हमें इस बात से फुर्सत ही नहीं मिल रही कि इंडिया हमारा दुश्मन है। हमें यही पट्टी बढ़ाई जाए, साथियों मुजाहिदों जाग उठाए, सारा बता ये सारा सो रहा है। आप भी सुन रहे हैं, शाह जी बहुत एक्सपीरियंस बंदे हैं, पूरी दुनिया फिरे हैं, हमसे ज़्यादा इनको एक्सपीरियंस भी है, तजर्बा भी है, हमें ये बेहतर तरीके से बता भी सकते हैं। एक मेरी ओपिनियन है इसमें, ये है कि पूरी दुनिया से पाकिस्तान जाता है, यूएई में जाता है, सऊदी अरब में जाता है, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, कितने कंट्रीज़ हैं, तकरीबन सारे कंट्रीज़ में जाकर लोन की खातर IMF के पास चले गए, ये कर्जे की खातर। अब कहा जा रहा है कि ये भीख मांगते हैं। अगर ये सारों को ख़त्म करके एक इंडिया के साथ ये ट्रेड शुरू कर दें, इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे कर दें। बेहतरीन बात की है आपने। देखें, अगर हम इंडिया के साथ सुलह कर लें, मैंने आपको बताया ये हमारी मजबूरी है, हमारी मजबूरी है। डेली ट्रेन जाती थी, डेली ट्रेन जाती थी और उसमें छत तक सामान भरा हुआ होता था, छत तक, बैठने की सीटों पे भी सामान, बैठने की जगह नहीं होती थी। इतनी कामयाब ट्रेन थी वो। रोज़ाना जो ट्रेन जाती थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का, बेनज़ीर भुट्टो का, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में दोनों बाप बेटियों को जगह अता फरमाए। उन्होंने उर्दू बोलने वालों के लिए इतना बड़ा काम करके गए कि उन्होंने 71 की जंग के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने और मिसेस इंदिरा गांधी दोनों शहीद हो गए, बल्कि बेनज़ीर भुट्टो भी शहीद हो गई। वो तीनों थे वहाँ शिमला मुआहदे में, उन्होंने सिफारती ताल्लुकात कायम किए। फिर क्या अंकल जी ये हमारे हीरो नहीं थे? हीरो है, बिल्कुल हीरो है। मैं तो सलाम सलूट पेश करता हूँ। इंदिरा गांधी को भी सलूट पेश करता हूँ, जिन्होंने ये सिफारती ताल्लुकात बहाल किए और रोज़ाना ट्रेन चलाई अमृतसर तक, लाहौर से अमृतसर। आप मुझे एक और चीज़ बताएं, एक और चीज़ आप मुझे बताएं। अगर गांधी साहब की बात की जाए, नेहरू साहब की बात की जाए, तो ये गांधी साहब ने भी प्रोटेस्ट किया था जब पाकिस्तान के राइट्स से मिले थे, उन्होंने प्रोटेस्ट। तो ये चीज़ें ये जो हीरो थे इनका क्यों नहीं बताया गया? ये आखिर विलन फिर कैसे बन गए? यार बस वो कहते हैं ना कि मैं क्या मिसाल दूँ, ऑनलाइन पे बैठा हूँ, मैं कुछ ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे कि लोगों को दिल दुखे। तो ये हीरो हैं हमारे यार। जुल्फ़िकार अली भुट्टो हमारा हीरो, बेनज़ीर भुट्टो हमारे हीरो हैं जी। इन हीरो ने काम किया है, पाकिस्तान के लिए काम किया है यार, काम करके दिखाया है इन्होंने। भुट्टो साहब ने सारे इस्लामी कॉन्फ्रेंस की, हमारे घर के आगे से गाड़ियाँ गुजरती थी, झारा पहलवान ये सारे मेरे लंगोटी हैं जी। तो हम घर के बाहर निकलते थे चौक में, लो यो शाह फैसल गए, वो कर्नल गद्दाफी गया, वो ईदी अमीन गया, वो जनाब वो सारे गुजरते थे। भुट्टो साहब ने वो काम करके दिखाया। उन्होंने कहा जी ये टाउनशिप ग्रीन टाउन, उन्होंने फ्री मकान दिए। हमारे रिश्तेदार वहाँ हैं जी, इस वक्त 2000 वोट मेरा वहाँ है, समझे ना। मैंने बिलावल भुट्टो को, पीपल पार्टी को कहा था कि मैं ये 2000 वोट है, मैं आपको डलवा दूंगा, लेकिन उन्होंने लिफ्ट नहीं करवाई। मैंने अता तारड़ से मीटिंग की, उन्होंने कहा ठीक है जनाब आप करवाएं, मेरा नंबर लिखें। उसने मुझे नंबर दिया, अल्लाह भला करे। इंतहाई शरीफ आदमी अता तारड़ हैं जी। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उसको, मुबारक कि वो उनको कि वो MNA का इलेक्शन जीता और फिर वज़ीर इत्तलात लगे, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो सारे वोट मैंने 2000 वहाँ डलवा दिए। मैं कहा मत डालना इन्हें, उनको डाल दो। वो अल्लाह का शुक्र है वो जीत गया इंतहाई। और वहाँ वो राशन बट रहा है। मेरी बहन कह रही है हमारे पास आए हैं, राशन घर घर दे के जा रहे हैं। चले, बड़ी अच्छी बात है।